नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या आपका सी टेट का एग्जाम हो। और दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या यूपीएसआई, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे टॉपिक का नाम है प्रदूषण। दोस्तों, तो प्रदूषण आखिर कई प्रकार के होते हैं? प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से क्या नुकसान होता है, वायु प्रदूषण से क्या नुकसान होता है, और जल प्रदूषण से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा एक बार सभी बच्चे शेयर कर दें और लाइक कर दें। आइए दोस्तों, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। प्रदूषण, पॉल्यूशंस। दोस्तों, ये आपकी स्टडी 91 में ये बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे इन बैचेस को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपके हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पॉलिटिक्स काउंसिल का, पीसीएस प्री कॉम का, आरओ का, यूजीसी नेट का, ये बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण। दोस्तों, प्रदूषण क्या है? प्रदूषण की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि बताइए बेटा आखिर प्रदूषण होता क्या है, तो आप बताएंगे सर प्रदूषण होता है वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो कि जीव समुदाय के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही प्रदूषण कहते हैं दोस्तों। यानी अनचाहे परिवर्तन, अनचाहे परिवर्तन जो जीव समुदाय के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक होता है। जीव समुदाय चाहे जो भी जीव हो दोस्तों, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे, हर व्यक्ति के लिए जो कि हानिकारक हो वो क्या है? प्रदूषण होता है दोस्तों। ठीक है, आइए जानते हैं कि प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम जल प्रदूषण। दोस्तों, बहुत ही प्रमुख है आपका जल प्रदूषण। दूसरा है वायु प्रदूषण, और तीसरा है जो कि आप जानते हैं ध्वनि प्रदूषण, और चौथा है आपका मृदा प्रदूषण, और पांचवा है नाभिकीय प्रदूषण। ये पांचों प्रदूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आज दिन प्रतिदिन इनका ग्रोथ होता जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए इनको रोकना बहुत ही आवश्यक है, और इनसे होने वाली हानियां और जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। और कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी कलम लिए रहिएगा। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जानकारियां, जो कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं दोस्तों, और हमारे सिलेबस से भी जुड़ी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जल प्रदूषण। सबसे पहले हम जल प्रदूषण की बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन। दोस्तों, वाटर पोल्यूशन, आखिर जल प्रदूषण क्या होता है? सबसे पहले आपका जवाब प्रश्न यही होना चाहिए कि आखिर जल प्रदूषण होता क्या है। तो दोस्तों, जल प्रदूषण, जल में निहित बाहरी पदार्थ जब जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार से अनचाहे परिवर्तित कर देता है कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, तो इसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहा जाता है। जो जल का वास्तविक स्वरूप होता है उसको किसी भी तरह से बदल देना दोस्तों। वह जल जो कि हमारे लिए अमृत माना जाता है, उसे हम क्या बना देते हैं? जब विष बना देते हैं दोस्तों, तो वही जल क्या होता है? जल प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। जिसे पीने से हमें बीमारियां होती हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि आखिर जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां क्या होती है, इसकी रोकथाम के लिए क्या हमें उपाय करने चाहिए, और कैसे इसे हम रोक सकते हैं दोस्तों। तो इसके जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए दोस्तों, जल प्रदूषण के कारण पहले रीजन जाते हैं कि आखिर रीजन क्या होता है, क्या है कारण कि जिससे कि जल प्रदूषण होता है दोस्तों। कारण क्या है? आखिर जल प्रदूषण के कारण क्या है दोस्तों? कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां। कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां इन द सेंस दोस्तों, हम कृषि क्षेत्र में बहुत सारे केमिकल्स, खाद आदि पदार्थों का यूज करते हैं, जिससे कि हमें अधिक अनाज की उत्पत्ति हो। इस कारण से, इस लालच में किसान भाई हमारे और आप लोग, हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? अधिक खाद, केमिकल का यूज करते हैं, जो कि जल में घुलनशील होता है, और इसलिए वह हानिकारक हो जाता है, दूषित हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव।
जो दोस्तों आपके देखा होगा आपने नदियों में, समुद्रों में जो जहाज चलते हैं दोस्तों, उन जहाजों से जो रिसाव होता है, तेल का रिसाव होता है और जो गंदगी निकलती है दोस्तों, वो भी जब जल में घुलनशील होती है तो वो भी जल को क्या करती है, दूषित करती है दोस्तों। तो ये भी कारण एक है कि जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव। दूसरा है सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाना, नहाना, कचरा फेंकना, ये सब भी क्या है, ये हमारे जल प्रदूषण का कारण है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल के लोग जल में ही सारे कचरा फेंकते हैं, शव को करते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि पहले मूर्ति विसर्जन भी आपके जल में ही होता था, जिसको कि अब रोक दिया गया है कि भाई अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप मूर्ति विसर्जन किसी नदी में कर सकते हैं, आप किसी तालाब में या किसी छोटी उसमें या डैम बना के आप उसमें मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं, पर अब आप नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये चीज रोकथाम की गई है। तो मेन और वो भी कारण होता था जल प्रदूषण का दोस्तों, ठीक है। और ये दूसरी चीज है समुद्र के किनारे स्थित तेल के कुओं में लीकेज हो जाने से होने वाला तेल प्रदूषण। दोस्तों जो समुद्र के किनारे हमारे तेल के कुएं हैं, उनमें भी जो लीकेज हो जाते हैं, जिससे वो तेल जाके किसमें, समुद्र में मिल जाते हैं दोस्तों, जिससे भी जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि जल हमारा प्रदूषित होता है। उद्योग आदि द्वारा भारी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जल स्रोत तथा नदियों एवं जलाशयों में बहाया जाता है दोस्तों। जो उद्योग से निकलने वाली गंदगी होती है, जो केमिकल्स होते हैं, वो भी नदी में बहाए जाते हैं, जिससे हमारा जल दूषित होता है या प्रदूषित होता है दोस्तों। जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट तथा औद्योगिक अपशिष्ट के जल में घुल जाने से होता है दोस्तों। जल प्रदूषण ज्यादातर कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और बायोकार्बोनेट तथा औद्योगिक अपशिष्ट के जल में घुल जाने के कारण होता है दोस्तों। ये केमिकल्स बहुत ही नुकसानदायक होते हैं आपके जल के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है समुद्री जलीय प्रदूषण, सल्फरयुक्त भारी धातुएं, पेट्रोलियम पदार्थ, हाइड्रोकार्बन इत्यादि के जल में घुलने से होता है दोस्तों। ये भी बहुत ही आपके जल के लिए हानिकारक होते हैं दोस्तों, जो कि जल में घुलनशील होकर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। आइए दोस्तों, इनकी रोकथाम के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषण भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा भारत में कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है, आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषण भी पाए जाते हैं। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। जो हम किसी भी नदी का प्रदूषित देखा जाए कि कैसे ये नदी का पानी कितना प्रदूषित है दोस्तों, तो कैसे देखा जाता है, तो वो उसकी ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से हम माप करते हैं दोस्तों। ये जानकारी भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है सॉरी इसको भी आप जानते रहिए दोस्तों, ठीक है। आइए अब दोस्तों, ये आपकी स्टडी 91 में दोस्तों आपकी पुस्तकें हैं, पुस्तकों की लिस्ट है दोस्तों। अपनी हिंदी है, वीडियो है, पेड कॉम्बो है, पेड बुक है, आर लेखपाल की सारी दोस्तों पुस्तकें फ्री डिलीवरी है। ये आपको कंपटीशन को देखते हुए ये पुस्तकें लिखी गई हैं दोस्तों, और आपको ये फ्री डिलीवरी कहीं भी आप मंगा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है, ये नंबर दिया गया है दोस्तों, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों जल प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हमारे पर उसके प्रभाव पड़ते हैं, क्या होने वाली बीमारियां होती हैं, इन सब चीज के बारे में आइए जानते हैं। प्रदूषित जल से मानव में पोलियो, हैजा, पेचिस, पीलिया, वायरल फीवर, मियादी बुखार आदि बीमारियां फैलती हैं दोस्तों। कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जल से प्रदूषित होने से या जल से होने वाली बीमारियों का नाम बताएं, तो आप जान लीजिए पोलियो है, हैजा है, पेचिस है, पीलिया है, वायरल फीवर, मियादी बुखार आदि बीमारियां फैलती हैं दोस्तों। और दूषित जल को पीने से पशु पक्षियों की तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं दोस्तों। जल जब प्रदूषित होता है ना, जिसे कि जल को हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जल हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, जल हमारे लिए अमृत होता है। कहा जाता है ना जल ही जीवन है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम एक बार बिना भोजन किए जीवित रह सकते हैं, पर बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते दोस्तों। तो वही कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों, दूषित जल को पीने से पशु पक्षियों की तरह तरह की क्या होती हैं, बीमारियां भी हो जाती हैं। प्रदूषित जल में काई की अधिकता, काई आपने देखा होगा दोस्तों, जो कि आपने देखा होगा तालाब में ऐसे रहता है, ऐसे रहता है काई, ऐसे रहती है दोस्तों, काई रहती है ना, छोटी छोटी ऐसी काई रहती है, हरी 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 काई होती है दोस्तों, जो कि हमारे तालाब उलाब में रहते हैं, ऊपर खूब बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, एकदम फैल जाता है, जो पानी नहीं दिखता, सिर्फ वही हरी हरी काई दिखती है, ये लगता है कि अरे हरा हरा बिस्तर लगाया गया सॉरी। तो प्रदूषित जल में काई की अधिकता होने से सूर्य का जो प्रकाश होता है दोस्तों, वह गहराई तक नहीं पहुंच पाता। जब सूर्य का जो प्रकाश होता है, जब काई ऊपर लगी होती है दोस्तों, तो जिस कारण से वो क्या होता है, अंदर नहीं पहुंच पाता, जिससे कि जलीय पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उनकी वृद्धि प्रभावित होती है दोस्तों। यानी कि जैसे दोस्तों जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जो कि बिना सूर्य की रोशनी के नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो पाता दोस्तों। इस कारण से क्या होता है दोस्तों, वो जो अंदर जल के अंदर जो पौधे होते हैं वो उतना विकसित नहीं हो पाते, तो इस कारण से भी बहुत ही ज्यादा काई के कारण भी जल हमारा प्रदूषित होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, और उनकी वृद्धि भी क्या होती है, प्रभावित होती है दोस्तों। तो ये चीज है। पारायुक्त जल पीने से मिनीमाता रोग होता है दोस्तों। जो पारायुक्त जल हम लोग पीते हैं तो उससे कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे, कॉपी कलम लीजिए भैया, लिखते चलिए दोस्तों, मिनी माता रोग। कौन सा, मिनी माता रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों, मिनी माता रोग होता है। लिखते चलिए दोस्तों, जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा। जैसा मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब हम लिखते हैं तो हमारा दिमाग एक जगह होता है, तब हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, हमारा सारा फोकस हमारे लिखने पे रहता है दोस्तों। तो इसलिए पढ़ते समय अगर आप लिख भी रहे हैं तो सो फार गुड, वेरी गुड, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा दोस्तों, और आपके दिमाग में सारी चीजें सटीक बैठेंगी एकदम। तो वो चीज है दोस्तों, करके देखिए जरा, तो आपको लगेगा, आपको परिवर्तन पता चलेगा दोस्तों। 10 से 15 दिन में जैसे पढ़ेंगे आपको ज्ञान होगा, अरे वाह रत्नेश सर ने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि दोस्तों आप मुझे अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि कुछ आप यहाँ से लेके जाएं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब आपसे पूछा कि प्रदूषित जल में शैवाल तेजी से प्रफुल्लित होने लगता है और कुछ विशेष प्रकार के पौधों को छोड़कर नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, नष्ट हो जाते हैं। तो ये होता है कि प्रदूषित जल में शैवाल भी तेजी से प्रफुल्लित होने लगता है और कुछ विशेष प्रकार के पौधों को छोड़कर क्या हो जाते हैं दोस्तों, नष्ट हो जाता है। तो ये चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जल प्रदूषण को रोकथाम के उपाय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसके रोकथाम के कैसे उपाय किए जाएं, जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए। आइए जानते हैं कि आखिर जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए। तो जल स्रोत एवं समुद्र तटों की सफाई, जैविक खेती को अपनाने की आवश्यकता है दोस्तों। जो जल स्रोत हैं एवं समुद्र तट हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार से तेल रिसाव नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें एकदम मरम्मत के साथ हो, वहाँ पे सफाई हो, साफ सफाई हो। और दोस्तों जैविक खेती को अपनाएं, आप रासायनिक खेती को न अपनाएं बल्कि जैविक खेती को अपनाएं। जो खाद होती है जो आपकी दोस्तों, जैसे गोबर हो गई और भी खादें हो गई दोस्तों, तो वो बनाई के आप जैविक खादों का इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अनाज भी दोस्तों प्रदूषित नहीं होगा और न आपका जल प्रदूषित होगा, न मृदा आपकी प्रदूषित होगी, ये तीनों चीज से सेफ्टी होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मिट्टी के कटाव की रोकथाम। मिट्टी के कटाव की रोकथाम, जो मिट्टी जो कटती है दोस्तों, उसके भी कटाव की रोकथाम करेंगे तो जिससे कि हमारा जल क्या होगा, साफ होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज होता है। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ को निपटान से पहले उनका ऑक्सीकरण किया जाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थों को निपटान से पहले क्या करें, उनका ऑक्सीकरण भी करना बहुत ही आवश्यक है। घरों में पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा जाता है कि पानी को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए किस गोली का इस्तेमाल करना चाहिए या किसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो तुरंत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्लोरीन की गोली। किसकी दोस्तों,
क्लोरीन की गोली होती है, जिसे कि पानी में मिला देने से पानी के सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो क्लोरीन की गोली मिला दी जाती है। कई बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों, तो इसलिए मैं ये आपके पास लाया हूं। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि क्लोरीन को मिला देने से पानी में उसके सारे कीटाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये भी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो इस बार गलत नहीं होना चाहिए कि हमारे रत्नेश सर ने बताया भैया क्लोरीन की गोली मिला दोगे पानी के कीटाणु एकदम साफ हो जाएंगे ना, तो वो चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट, जल प्रदूषण के उत्पन्न खतरों के बारे में समाज को जागरूक बनाया जाना चाहिए। आपको समाज को भी बहुत ही जागरूक करना है कि अरे भाई साहब मूर्तियों का विसर्जन जल में ना करें। भाई साहब आप जो कूड़ा होता है, प्लास्टिक होती है, जो भी गंदगी है, ऐसे कोई भी चीज आप जल में ना फेंकें, नदी में ना फेंकें दोस्तों, कहीं भी आप विसर्जन ना करें। अगर आपको लगता है प्लास्टिक को छोड़ के दोस्तों जो चीजें नष्ट नहीं हो जो चीजें नष्ट हो सकती हैं, आप गड्ढा खोद के उसको जमीन से दबा सकते हैं और वो आसानी से नष्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ये चीज होती है दोस्तों, ये आपको समाज को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप नदी में पानी वो फेंक रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, ये मत करिए, वो मत करिए, बहुत ही दिक्कत होगी, इससे जल प्रदूषित होगा। ये चीजें होनी चाहिए, बहुत आप उसको समझाइए, एक्सप्लेन करिए कि भैया ऐसा मत करिए। तो ये चीज है दोस्तों, तो समाज को आपको जागरूक करना पड़ेगा, बहुत ही आवश्यक है, आपको समाज को जागरूक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राकृतिक जल प्रणाली के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो प्राकृतिक जल प्रणाली है उसके साथ दोस्तों कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जैसा भी प्राकृतिक जल है वो ऐसे ही रहने दीजिए, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ न करें कि हम इसको और साफ करने के लिए और इसमें वो चीज़ें डाल दें। बहुत लोग साफ सफाई करने के लिए कई केमिकल्स डाल देते हैं, तो ज़्यादा आपको डालने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, जिससे कि और भी खराब हो जाए, तो उससे ज़्यादा छेड़छाड़ न करें। कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाने की तकनीकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे दोस्तों आप जब जानते हैं कि कचरे से भी कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी है। जैसे बाय द वे आपने देखा कि प्लास्टिक की बोतल है आपके पास, एक आपके पास प्लास्टिक की बोतल है। अब आपने इसका सारा पानी पी लिया, आपने क्या किया, इसका सारा पानी पी लिया। अब ये प्लास्टिक की बोतल आप क्या कहेंगे, फेंकेंगे। पर दोस्तों आप जानते हैं कि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होती, तो आखिर इसका यूज कैसे किया जाए सर? तो यूज करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। इस प्लास्टिक की बोतल को लीजिए, खूब अच्छे से कलर करिए और आधा काट दीजिए, ऊपर से आप काट दीजिए, और इस प्लास्टिक की बोतल में आप कलर करके खूब अच्छा सा, और इसमें मिट्टी भर के आप प्लांट लगा सकते हैं दोस्तों। एक अच्छा सा आप इसमें प्लांट लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि प्लांट आपके घर की शोभा बढ़ाएगा। क्या करेगा, आपके घर की शोभा बढ़ाएगा दोस्तों। तो ये आप एक प्लांट अच्छा सा लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस बोतल का यूज आप प्लांट लगाने में कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों, इसी प्रकार से हम कई चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों कहीं आपने देखा होगा प्रदर्शनी लगी थी, आपने देखा होगा, अभी मैं गया था प्रयागराज मेले में, प्रदर्शनी लगी थी दोस्तों, कि वहां पे दिखाया गया था, इतना अच्छा दिखाया गया था कि जो पुराने टायर्स होते हैं दोस्तों, उन पुराने टायर्स को अंदर भर के, उन पुराने टायर्स के अंदर मटेरियल भर के, जैसे पन्नी हो गई, प्लास्टिक हो गई, और भी थर्माकोल हो गया, सारी चीजें जो नष्ट नहीं होती, भर के खूब अच्छे से सिल दिया गया, और इसको बैठने के लिए उसको कलर कर दिया गया। ये बैठने के लिए यूज हो गया दोस्तों, खूब अच्छा सा खुल गया, बैठने के लिए यूज हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों, यानी कि जो चीज हमारे लिए यूजलेस है उसे हम यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें माइंड लगाना है दोस्तों, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए यूजलेस होगा। पर दोस्तों उससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण क्या होगा, स्वच्छ होगा दोस्तों। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक मैसेज जाएगा कि हाँ, हमारे पापा ऐसे करते थे, हमारे दादाजी ऐसे करते थे, हमारे चाचा जी ऐसे करते थे, तो हम क्यों नहीं करें। और कितना अच्छा लगे उनको दिखाई, देखिए आप सब्जी का प्लांट लगा दीजिए, फूल लगा दीजिए, तो कितना अच्छा लगा। तो उसी पे वो भी चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप बचपन से उन्हें शिक्षा देंगे तो उसी रास्ते पे वो भी चलेंगे। तो ये चीज होनी चाहिए।
और दोस्तों प्रदूषित पानी को उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमें पानी में जलकुंभी लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? जलकुंभी लगाना चाहिए, जो कि प्रदूषित जल के उपचार में कारागार साबित हो सकता है। इनमें प्रदूषित जल में भारी धातुओं को अवशोषित करने की क्षमता होती है। आपसे पूछ सकता है दोस्तों, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, जलकुंभी आपसे ये पूछ सकता है कि प्रदूषित जल से भारी धातु को अवशोषित करने की क्षमता किस में होती है? तो आप बताएंगे सर जलकुंभी में होती है। हमारे रत्नेश सर ने बताया था जलकुंभी। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन जलकुंभी भी होगा। तुरंत आप मारेंगे सर जलकुंभी। वेरी गुड। तो ये जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। क्षमता होती है उसके अंदर, यानी कि जो दोस्तों अवशोषित प्रदूषित जल से धातु को वो क्या कर देता है? अवशोषित कर लेता है दोस्तों। कछुओं को नदियों एवं जलाशयों में छोड़ा जाना चाहिए। जैसे कछुए भी दोस्तों आपके जैसे जो मृतक शरीर है और भी चीजें अपशिष्ट पदार्थों का वो खा लेते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है, ये भी साफ करने में बहुत योगदान होता है। मछलियों को भी जलाशय में छोड़ा जाना चाहिए। मच्छरों के अंडे, लार एवं जलीय खरपतवार का क्षरण वो कर लेते हैं। जैसे जो मच्छर होते हैं दोस्तों, अगर पानी में वो अंडे देते हैं, वो देते हैं, तो मछलियां उसका क्या कर लेती हैं? उसको खा लेती हैं दोस्तों। तो ये भी आपके जल को साफ करने में बहुत उपयोगी होती हैं, मछलियां और कछुए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर, ये आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट दोस्तों, वायु प्रदूषण। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर वायु प्रदूषण क्या होता है। दोस्तों, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में अनचाहे परिवर्तन आ जाते हैं और यह जीव जंतु और पादपों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही दोस्तों वायु प्रदूषण कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, यानी कि वह वायु जो कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो, जिस वायु को ग्रहण करने में हमें परेशानी हो, दिक्कत हो, और जो वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो दोस्तों, वो क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। यानी वायु प्रदूषण उसे कहा जाता है। वो वायु क्या होती है? प्रदूषित होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी जानना, आपसे अगर कोई पूछे कि बेटा बताओ वायु प्रदूषण की डिफिनेशन क्या होती है, तो आप सरलता से बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जानकारी है पर बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO, और NO2 क्लोरीन, सीसा, अमोनिया, कैडमियम, हाइड्रोकार्बन, तंबाकू का धुआं, धूल आदि प्रमुख मानव जाति के लिए वायु प्रदूषक है। ये सारे दोस्तों आपके लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। सारी गैसें बहुत ही हानिकारक होती हैं दोस्तों। आपसे पूछ ले सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपसे जैसे ऑप्शन पूछेगा, कैसे आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सी गैस मनुष्य के लिए हानिकारक होती है दोस्तों, तो उसमें ऑप्शन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया। कोई भी ऑप्शन दे सकता है दोस्तों, बस आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये चीज होनी चाहिए दोस्तों, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण आखिर रीजन क्या होता है? व्हाट इज द रीजन एयर पोल्यूशन दोस्तों, क्या रीजन होता है? ये भी आपके दिमाग में जानना बहुत ही आवश्यक है। वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दहन, जो वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है, वो भी दोस्तों वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कृषि कार्यों में कीटनाशी एवं जीवाणुनाशी दवा का उपयोग, हम कृषि में दोस्तों जो कीटनाशी दवा का प्रयोग करते हैं, जीवाणुनाशक, तो क्या केवल वो कीटों का ही नाश नहीं करता, वो वायु में फैल जाता है दोस्तों, जो कि हम जिससे सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कूड़े कचरे का सड़ना एवं औद्योगिक गैस से निकलने वाला धुआं। जो औद्योगिक इकाई होती है दोस्तों, उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कूड़े कचरे का सड़ना एवं नालियों की सफाई न होना। दोस्तों कूड़े कचड़ों को अगर हम सड़ाएंगे नहीं, अगर हम उन्हें ऐसे नालियों में फेंक देंगे तो नालियां जाम हो जाएंगी, मच्छर पैदा होंगे, प्रदूषण यानी बदबू होगी दोस्तों, गंदगी फैलेगी, तो वो दोस्तों बहुत ही खतरनाक होगा हमारे लिए। तो वो भी एक रीजन होता है। फर्नीचरों पर की जाने वाले पॉलिश और स्प्रे पेंट बनाने में प्रयुक्त होने वाला विलायक, जो दोस्तों हम लोग फर्नीचरों पे पेंट प्रयोग करते हैं, जो स्प्रे प्रयोग करते हैं, उसको जो बेच जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं, वो भी दोस्तों हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों
रेफ्रिजरेटर, वातानुकूल आदि द्वारा निकलने वाली गैस जो दोस्तों फ्रीज होती है, फ्रीज से निकलने वाली गैस हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वाला SO2, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से तथा तेल शोधन कारखाना आदि से निकलने वाला धुआं। दोस्तों जंगलों में पेड़ के कटाव से और हमारे जो तेल शोधन कारखाने हैं उनसे निकलने वाला धुआं भी दोस्तों वायु प्रदूषण का बहुत ही यानी कि कारण होता है। आणविक संयंत्र से निकलने वाली गैस तथा धूलकण। और दोस्तों आप हम जानते हैं कि गैस का रिसाव हुआ था और इस कांड को कोई नहीं भूला है, जो कि वायु प्रदूषण का सबसे, आप कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण से होने वाला सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है, जिसमें कि 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों सिर्फ ये 15,000 लोगों का आंकड़ा था, पता नहीं कितनी मृत्यु हुई गई। दोस्तों आप जानते हैं कि इस आंकड़ा सच नहीं बताते, लोग सच नहीं बताते। सोचिए सिर्फ 15,000 दिखाया गया है आंकड़ा, और आप जानते हैं वो कांड था भोपाल गैस त्रासदी कांड। भोपाल गैस त्रासदी कांड आप जानते हैं ये कब हुआ था? ये काला दिन हमारे बीच में आया था 3 दिसंबर 1984 को। दोस्तों 3 दिसंबर 1984 में कौन सी गैस थी? डेट याद रखिएगा दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 पूछा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों क्या थी, कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिस गैस के रिसाव से लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिस परिवार के सज्जन, जिस परिवार के व्यक्ति मरे होंगे दोस्तों, उनके ऊपर क्या बीती होगी, कि जो कि आज घर से निकले हैं किसी कार्य के लिए और वो घर वापस न आए। जरा सोचिए दोस्तों, आपके परिवार कोई भी सदस्य घर के लिए बाहर निकला और घर वापस नहीं आया और पता चला कि इस गैस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सोच के ही दोस्तों आपका दिल दहल जाएगा। तो ये चीजें दोस्तों उस समय, उस दिन 15,000, हमारे देश में 15,000 लोगों की दोस्तों मृत्यु हुई थी। इस कांड से 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, और मुझे लगता है दोस्तों ज्यादा ही लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये चीज है दोस्तों। तो वायु प्रदूषण बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों। वायु प्रदूषण से मानव का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और उससे दमा, वायु के सिर दर्द, फेफड़े का कैंसर, आंखों में जलन, गले में दर्द, खांसी, हृदय रोग, उल्टी और जुकाम आदि रोग हो सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, ये बहुत ही दोस्तों वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, जैसे फेफड़े का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, और दोस्तों गले में दर्द, खांसी, जलन, आंखों में जलन, ये दोस्तों बहुत ही हानिकारक होती है। वायु प्रदूषण एस्ट्रोजन धूल फेफड़े को, सीसा उदर को, पारा रक्त धाराओं को एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ये सारी गैसें दोस्तों हमारी सबको प्रभावित करती है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे माइंड को प्रभावित करती है, किसको? हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है दोस्तों। तो ये गैस हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, कंप्लीट कोर्स, महा बचत ऑफर, मात्र 1499 में आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और ये अम्ल वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा। आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और ये अम्ल वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वास्तविक वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है, वात स्फीति दोस्तों। ये रोग है जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। प्रदूषित वायु के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे कि पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपके यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी। वायु प्रदूषण के आखिर हम रोकथाम कैसे करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। वायु प्रदूषण को रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान होता है दोस्तों। जहां तक हो सके वृक्ष लगाइए, बहुत ही वृक्ष हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जल प्रदूषण को रोकना, वायु प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को, हर प्रदूषण की रोकथाम वृक्षों के माध्यम से किया जा सकता है दोस्तों। वृक्ष बहुत ही उपयोगी होते हैं। पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अतः सड़कों, नहरों
सड़कों, नहरों, पटरियों तथा रेल लाइन के किनारे और आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वायुमंडल भी शुद्ध करते हैं दोस्तों। पौधे इसलिए हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, उनका प्रयोग कुछ काम करके और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। उद्योगों की चिमनियों की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए जिससे कि उनसे निकलने वाला गैस वायुमंडल में चला जाए ताकि आसपास कम प्रदूषण हो। घरों में धुआं रहित ईंधनों को बढ़ावा देना चाहिए। जो धुआं रहित ईंधन हो उन्हें हमें प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार हम वायु प्रदूषण की रोकथाम कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट की, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पुराने वाहन के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे पुराने वाहन जिससे धुआं निकलता है दोस्तों, वो भी बहुत ही वायु प्रदूषित होती है। औद्योगिक इकाइयों का प्रयास करना चाहिए कि वायुमंडल में फैलने वाली घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार रखें, जिसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाएं दोस्तों। पेट्रोल कारों में कैटलिक कन्वर्टर लगाने से वायु प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार की कारों में शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको वायु प्रदूषण को रोकने की वो थी। तो बाकी दोस्तों बाकी ध्वनि प्रदूषण और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने आज पढ़ा दोस्तों कि वायु प्रदूषण हमारे लिए और जल प्रदूषण कितना हमारे लिए दोस्तों नुकसानदायक होता है। तो इसलिए ये आज के लिए इतनी दोस्तों जानकारी। कल फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रदूषण दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे और जय हिंद दोस्तों।